हेलो एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर हमारा मैथमेटिक्स और हमारा टॉपिक चल रहा है जियोमेट्री। ठीक है। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल मतलब कि कुछ क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की थी और साथ ही साथ हमने पॉलीगॉन को समझा था। ठीक है। अपन पॉलीगॉन के कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन को। ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ट्रायंगल्स पर। ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू आज के इस लेक्चर को। ठीक है। टॉपिक हमारा जियोमेट्री। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन से। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो आपको याद होगा कि रेगुलर पॉलीगॉन से संबंधित मैंने आपको बहुत सारे की फैक्टर्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताए हुए थे। ठीक है। तो वो आपको माइंड में रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो रेशियो है वो हमें 2:1 दिया गया है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ साइड फाइंड आउट करना है पॉलीगॉन की। क्या करना है? पॉलीगॉन की हमें नंबर ऑफ साइड यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम नंबर ऑफ साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे और इसका मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर तरीका बताया था कि किस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो अपने को 2:1 देके रखा हुआ है। ठीक है। क्या देके रखा हुआ है? 2:1 अपने को देके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं यहाँ पे कि हमारा जो इंटीरियर एंगल है वो हमारा क्या होगा और एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या होगा। तो देखो आप यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे इफ इंटीरियर एंगल 2 into x एंड एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने रेशियो के बेसिस पे यहाँ पे इंटीरियर एंगल को 2x बोल दिया और एक्सटीरियर एंगल जो हमारा है उसको मैंने क्या बोल दिया? मैंने x बोल दिया। आपको पता है कि अगर मैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का एडिशन कर दूं, क्या कर दूं? एडिशन कर दूं। तो यहाँ पे अपन एडिशन कर देते हैं। ठीक है। तो एडिशन आप करोगे तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? देखो देन क्या हो जाएगा आपका? देन आप बोल सकते हो कि 2x प्लस एक्स मतलब इन दोनों का जो टोटल आपका होगा वो टोटल आपका 180 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? आपका 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो? यहां से x निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 3x मतलब x इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 180 डिवाइड बाई 3। तो आपका x जो है वो आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 60। ठीक है। x आपका कितना निकल के आ जाएगा? 60 आपका निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको नंबर ऑफ साइड निकालना है। तो नंबर ऑफ साइड आपकी क्या आ जाएगी? तो आप यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला जो आपका था नंबर ऑफ साइड का आप लगा दो यहाँ पे। नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड के लिए मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ साइड निकालना है। तो आप क्या करो कि जो आपका 360 डिग्री होता है, 360 होता है, उसको आप एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दो। तो एक्सटीरियर एंगल आपका 60 हो गया यहाँ पे। तो 360 को आप क्या करोगे? 360 को आप 60 से करोगे डिवाइड। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा यहाँ पे 6। आपको क्या मिल जाएगा? आपको यहाँ पे मिल जाएगा 6। और ये 6 आपका क्या हो जाएगा? 6 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बात समझ में? तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पॉलीगॉन से देखने को मिलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो कल जो अपन ने पढ़ा था उससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को
सॉल्व करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 100। मतलब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है पॉलीगॉन का वो 100 डिग्री है। आपको नंबर ऑफ साइड यहाँ पे निकालना है। ठीक है, सेमी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे भी क्या करना है, नंबर ऑफ साइड आपको निकालना है। कैसे निकालोगे आप नंबर ऑफ साइड? हाँ, तो आप देखो यहाँ पे लेट, हम यहाँ पे कुछ कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? लेट इंटरनल एंगल जो हमारा है, इस इंटरनल एंगल को मैं एक्स कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया? एक्स कंसीडर यहां पे कर लिया है। ठीक है, और एक्सटर्नल एंगल जो हमारा है, एक्सटर्नल एंगल जो हमारा है, इसको मैं बाई मान लेता हूं। इसको मैं क्या मान लेता हूं? इसको मैं बाई मान लेता हूं। ठीक है, यहां तक की बात तो क्लियर है, क्योंकि सिंपली है, बस मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो हमारा होता है, अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर दूं तो ये एडिशन हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। और एक यहाँ पे टर्म ये देके रखी हुई है कि अगर आप इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे तो ये आपका यहाँ पर कितना देके रखा हुआ है? ये आपको 100 यहाँ पे देके रखा हुआ है। ठीक है, आप इक्वेशन 1 आप इसको नाम दे दो और आप इसको दे दो नाम इक्वेशन 2। आप इन दोनों इक्वेशन को करोगे सॉल्व, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको मिलेगा आंसर। ठीक है, क्या आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा? हाँ, बता सकते हो क्या आंसर आपको मिल जाएगा? तो आप देखो, बाई से बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हो 2x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 280। तो x जो है वो आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 140 डिग्री। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन, आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या मिल गई है? आपको x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, अब x आपका 140 आया है, तो 140 आया है तो आप बाई इक्वेशन 1 आप ऐसा लिख दो, बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1 आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कैसे मिलेगी? सिंपल सा है, b की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको? तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये 140 आपने यहाँ पे रखा, तो बाई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ये 180 माइनस 140 इक्वल्स टू 40 आपका यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो बाई की वैल्यू आपकी जो है वो, बाई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पे? 40 डिग्री आपकी बाई की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? अपने को नंबर ऑफ साइड निकालना है। नंबर ऑफ साइड निकालना है, तो नंबर ऑफ साइड कैसे निकालोगे? तो वही जो आपको बताया था, 360 डिवाइड बाई, आप बाई कर दो एक्सटर्नल जो आपका एंगल है, एक्सटीरियर एंगल जो आपका है, तो 360 डिग्री को आप 40 डिग्री से जब डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है? यहाँ पे 9 आपको मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 9 आपको मिलने वाला है। और ये 9 जो आपका निकल कर आया है, ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आया है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आया है। तो ये बी ऑप्शन जो आपका रहेगा, वो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको प्रॉपर तरीके से, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। आप जब सॉल्व करोगे तो ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्विकली इन कैलकुलेशंस को करना। ठीक है, ये सारी चीजें नाउ सॉल्विंग इक्वेशन टू, इस सब की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागोन इज 6 सेंटीमीटर, मतलब एक हेक्सागोन है जिसकी हर एक साइड की हमें लेंथ देके रखी है 6 सेंटीमीटर,
और हमसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन का एरिया आपको यहाँ पे निकाल सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको इसका बताया हुआ था, आपको याद हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था कि एरिया जो आपका है वो एरिया आपका कैसे निकलेगा। तो एरिया आपका कैसे निकलेगा, साइड कितनी है 6 है, 6 इंटू √3 डिवाइड बाई 4 इंटू 6 का स्क्वायर। ठीक है आप इसको करो सॉल्व, आप इसको करो सॉल्व, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, आंसर आपका आ जाएगा 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अपना यह सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया गया है। तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी हमारा है, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलो बन जाएंगे ना, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आएंगे एग्जाम में तो बन जाएंगे ना। लास्ट में अपन बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें हर एक टॉपिक को अपन मिक्स करेंगे। तब तो आपकी असली परीक्षा होगी ना कि भाई आपको कितना बेसिक्स याद है, क्योंकि बेसिक्स याद होगा तभी क्वेश्चन जो हैं वो आपके सॉल्व होने वाले। अभी तो मैं आपको टॉपिक वाइज करवाते जा रहा हूं, तो आपको पता चल रहा है कि भैया ये हमारे पॉलीगॉन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे अपन ट्रायंगल की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन अपन ने कर लिया था, हम ट्रायंगल की बात करते हैं। अब सिंपल सी बात है कि ट्रायंगल क्या कहलाता है, हिंदी में आप इसको त्रिभुज बोलते हो। ट्रायंगल आपका क्या होता है, आप ऐसा बोल सकते हो कि 3 रेखाखंडों से घिरी हुई जो आपकी आकृति होती है उसको आप त्रिभुज बोलते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो ट्रायंगल हमारा है ये हमारा जियोमेट्रिकल फिगर है दैट इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ये हमारे 3 लाइन सेगमेंट से क्या होगा, बाउंडेड हमारा होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा, 3 लाइन सेगमेंट से हमारा बाउंडेड होगा। याद रखना ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रायंगल के अंदर हमें देखने को मिलेगा, देखो ये चीज आपको याद रखना है, ट्रायंगल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो भैया ट्रायंगल के अंदर हमें देखने को मिलेगा 3 साइड्स, मतलब ट्रायंगल की 3 भुजाएं होती हैं। ट्रायंगल के अंदर आपको 3 कोण देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ 3 शीर्ष आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलेंगे, 3 आपको शीर्ष यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 3 वर्टेक्स आपके यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका ट्रायंगल होता है। अब इंपोर्टेंट आपका यहाँ पे आगे क्या आता है, टाइप ऑफ द ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स जो हमारे होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे किसके बेसिस पर, भुजाओं के आधार के बेसिस पर, मतलब कि अकॉर्डिंग टू साइड ऑफ ट्रायंगल की बेसिस पे अपन बात करें तो पहला जो हमारा टाइप होता है वो होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। हिंदी में इसको समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिंदी में हम इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका क्या होता है, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपकी क्या है, इक्वल हैं, या फिर समान भुजाएं आप यहां पे बोल सकते हो कि तीनों भुजाएं जो हैं वो आपस में कैसी हैं, वो आपस में बराबर है। ठीक है, अगर हम इस चीज को डायग्राम से समझें इक्विलैटरल ट्रायंगल को, तो हम डायग्राम के बेसिस पे क्या बोल देंगे, यहाँ पे देखो जैसे ये हमारा ट्रायंगल यहाँ पे मैंने एक बनाया। ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने बनाया, तो इस ट्रायंगल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये जो भुजा आपकी है, ये भुजा जो आपकी है और ये भुजा जो आपकी है, ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये आपस में क्या है, आपकी बराबर है। ऐसा जो ट्रायंगल आपका होता है वो आपका क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपको याद क्या रखना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर भुजाएं जो आपकी हैं वो तो समान है ही, साथ ही साथ नोट नंबर 1 आप देखोगे तो नोट नंबर 1 ये बोलता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो आपको एंगल देखने को मिलेगा ये एंगल भी आपस में बराबर होगा। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी आपका थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के अंदर या इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर आपके तीनों एंगल क्या होते हैं,
बराबर आपके होते हैं, ठीक है। मतलब हर एक एंगल आपका यहाँ पे बराबर होगा, भुजाएं तो बराबर हैं ही, साथ ही साथ एंगल भी आपके क्या होंगे, एंगल भी आपके यहाँ पर बराबर होंगे, ठीक है। एंगल भी क्या होंगे आपके, एंगल भी आपके बराबर होंगे, ठीक है। तो अपन इसकी मार्किंग इस तरीके से कर देते हैं कि भैया यहाँ पे एंगल जो है, एंगल भी हमारा बराबर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई हैं, तीनों हमारे एंगल बराबर हो गए हैं, ऐसा जो ट्रायंगल है वो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। अब जो एंगल आपका यहाँ पे होता है, जैसे मैंने आपको बोला है कि इसके जो एंगल आपके हैं, ये तीनों एंगल आपके क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल आपका होता है, ठीक है, तो ईच एंगल मतलब प्रत्येक कोण जो आपका होगा वो आपका 60 डिग्री का, ठीक है। मान क्या होगा एंगल का, मान होगा भैया 60 डिग्री, ठीक है। हर एक एंगल आपका 60 डिग्री का होगा, क्या होगा, 60 डिग्री का आपको प्रत्येक एंगल यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नोट नंबर 2 आपको यही बोलता है कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण आपका होगा वो आपका 60 डिग्री का होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल मतलब समद्विभाजु सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केल्स ट्रायंगल जो आपका होता है, सामने नाम से ही समझ में आ रहा है, समद्विबाहु मतलब एक ऐसा ट्रायंगल या एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है। अ ट्रायंगल इन विच एनी ऑफ टू साइड आर इक्वल, ठीक है। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर आपको सिर्फ क्या देखने को मिल रही है, सिर्फ आपको दो भुजाएं बराबर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। डायग्राम अगर मैं इसका बनाऊं तो डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो आप इसको समद्विबाहु कब बोलोगे, जब इसमें दो भुजाएं आपकी क्या हो, बराबर, ठीक है। जैसे मैंने बोल दी ये दो भुजाएं आपकी क्या है यहाँ पे, बराबर। तो दो भुजाएं आपकी बराबर होंगी तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज आपका कहलाएगा, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर आपको पॉइंट याद रखने क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो आपके दो एंगल होंगे, ठीक है, दो एंगल आपके होंगे वो आपके समान, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होगा, दो कोण आपके बराबर होते हैं, तीसरा कोण आपका अलग रहेगा, ठीक है। जैसे समबाहु त्रिभुज के अंदर आपने क्या देखा कि भाई तीनों एंगल हमारे बराबर है, बट समद्विबाहु के अंदर सिर्फ हमें दो एंगल ही बराबर देखने को मिलेंगे। तो नोट नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है, नोट नंबर 3 आपको यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है नोट नंबर 3, तो भैया नोट नंबर 3 हमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर हमारे टू एंगल्स जो होते हैं, क्या होते हैं हमारे, हमारे टू एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब दो कोण हमारे जो होंगे, दो कोण हमारे यहाँ पर बराबर होंगे, क्या होंगे, दो कोण हमारे यहाँ पर बराबर होंगे। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर का जो नोट है, वो फोर्थ नंबर का नोट हमें क्या बोल रहा है, वो हमें ये बोल रहा है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया जिसके अंदर दो भुजाएं हमारी बराबर हैं, तो याद रखना उनके हमेशा जो विपरीत कोण बनेंगे, दो भुजाएं जो हमारी होंगी, जो दो भुजाएं हमारी समान होंगी, उनके जो विपरीत कोण आपके बनेंगे वो विपरीत कोण आपके क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो आप थर्ड पॉइंट को नोटिस करो, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि टू एंगल्स आर इक्वल, दो एंगल आपके बराबर हैं, तो वो दो एंगल कौन से बराबर होंगे, जो भुजाएं आपकी बराबर हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो आपको एंगल देखने को मिलेगा वो आपका आपस में बराबर होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका आपस में बराबर होगा। तो फोर्थ नंबर के नोट ने ये आपको क्लियर कर दिया कि जो हमारी समान भुजाएं हैं इनके विपरीत जो एंगल रहेंगे, ठीक है, तो वो आपके आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर हमें सिर्फ दो एंगल इक्वल देखने को मिलेंगे, कितने एंगल देखने को मिलेंगे, हमें सिर्फ दो एंगल इक्वल देखने को मिलेंगे। आगे अपन बात करें, आगे अपन बात करें तो अगला हमारा नोट यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर
दो कोण बराबर है, अब वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर हमारे दो कोण बराबर होते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया, तो इसकी विपरीत भुजाएं आपकी बराबर होंगी। ठीक है, जैसे अभी क्या बोला कि जो विपरीत भुजाएं आपकी हैं, मतलब जो समान भुजाएं हैं, इनके विपरीत जो कोण बन रहे होंगे वो आपस में बराबर हैं। तो मतलब जो आपको ऐसा भी बोला जा सकता है इस तरीके से कि दो कोण जो आपके बराबर आ रहे हैं, इसकी जो विपरीत भुजाएं होंगी वो आपस में क्या होंगी, बराबर है। ठीक है, तो जो हमारा नोट नंबर 4 था, जो नोट नंबर 4 था, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, हमें नोट नंबर 5 देखने को मिला, जो कि हमें ये बता रहा है कि अगर दो कोण हमारे बराबर होंगे तो उनके विपरीत जो भुजाएं होंगी वो आपस में क्या होंगी, वो आपस में बराबर होंगी। और यही क्लॉज आपको याद रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये याद रहेगा आपको, तो आप कभी भी जियोमेट्री में आपसे ट्रायंगल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलो अब आगे अपन बात करें, तो आगे हमारा आता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब विषमबाहु त्रिभुज नाम से ही समझ में आ रहा है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा आपकी समान नहीं है, उसको बोला जाता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, मतलब अनइक्वल साइड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो साइड के बेसिस पर ये आपका थर्ड टाइप का ट्रायंगल है जिसके अंदर आप क्या बोलोगे कि एक भी साइड आपकी जो है वो इक्वल नहीं होगी। ठीक है, और एक और चीज आप यहाँ पे बोल सकते हो, साइड तो इक्वल है नहीं है, साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हो कि विषम बाहु त्रिभुज के अंदर आपको तीनों ही कोणों की जो माप होगी वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे आपके सभी असमान कोण का निर्माण होता है, या सभी कोणों का जो माप होता है वो आपका अलग अलग होता है। ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज के सभी तीन कोण जो आपके होंगे, थ्री एंगल्स आर अनइक्वल, तीनों के तीनों एंगल जो आपके रहेंगे वो आपके कैसे रहने वाले हैं, वो आपके अनइक्वल रहने वाले हैं। कैसे रहने वाले हैं, अनइक्वल आपके रहने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देखो, ये पॉइंट तो आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, कि तीनों ही एंगल हमारे यहाँ पे अलग रहने वाले हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं अलग हैं तो तीनों कोण भी यहाँ पे अलग देखने को आपको मिलेंगे। अब अगला पॉइंट आप देखो, ये लिखा हुआ है कि टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड आपकी अनइक्वल हैं, देन ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। मतलब इसका क्या हुआ कि किसी त्रिभुज की दो भुजा अगर असमान है, अनइक्वल हैं, तो जो बड़ी भुजा आपकी होगी उसके सम्मुख, उसके सामने जो कोण आपका बनेगा वो बड़ा आपका होगा, तो छोटी भुजा का सम्मुख कोण जो आपका होगा वो आपका छोटा होता है। ठीक है, तो बड़ी भुजा के सामने जो आपका कोण बनेगा वो हमेशा आपका बड़ा रहेगा, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, जब दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने जो कोण बनेगा वो आपका बड़ा कोण होगा, और छोटी भुजा के सामने जो कोण बनेगा वो आपका क्या होगा, छोटा एंगल आपका होगा। ठीक है, क्वेश्चन अपन करेंगे तब इस क्लॉज का यूज होगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन अपने को करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको नोट यहाँ पे क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि अगर इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर दो एंगल जो है ट्रायंगल के वो अनइक्वल हैं, तो जो ग्रेटर एंगल आपका होगा वो ग्रेटर साइड ऑफ अपोजिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कहने का क्या हो गया कि किसी त्रिभुज के दो कोण अगर असमान होते हैं तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी ये होगी और छोटे कोण की जो सम्मुख भुजा होगी वो आपकी छोटी होगी। ठीक है, जस्ट अपोजिट, मतलब इसके पहले जो नोट नंबर 7 हमने देखा, तो नोट नंबर 7 के जस्ट अपोजिट आपका यहाँ पे क्या हो गया है कि भैया अगर दो एंगल आपके अनइक्वल हैं तो जो बड़ा एंगल है उसके अपोजिट जो आपको भुजा देखने को मिलेगी वो आपकी बड़ी होगी, और छोटे एंगल के अपोजिट जो भुजा आपको देखने को मिलेगी वो आपकी क्या होगी, छोटी। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये इस तरीके का ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो अब आप देखो ये बड़ी भुजा हमारी आ रही है, ये हमारी बड़ी भुजा आ रही है, तो इसके अपोजिट आपको बड़ा एंगल मिलेगा। ये छोटी भुजा है तो इसके अपोजिट हमें छोटा एंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट ही तो आपसे पूछा गया है, तो बस अपन ने वही यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे नोट आप देख रहे होगे, जस्ट 22 वर्षा करके भी नोट्स को लिखा गया है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, स्किप नहीं कर रहा हूँ, सारे नोट आपको बता रहा हूँ, 22 वर्षा करके भी आपको नोट बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी आपको इस चीज को सोचना है, याद रखना है। ठीक है, चलो
आगे बढ़े तो अब हम टाइप ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पे हमारे ट्रायंगल्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम एंगल के बेसिस पर त्रिभुज के प्रकार देखें तो सबसे पहला हमारा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल हमारा होता है, जिसको हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। अब न्यून कोण त्रिभुज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण हमारे क्या हो, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या है कि एंगल जो हमारे होंगे ट्रायंगल के, उन सभी का मान लेस देन 90 हमें देखने को मिले, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारा हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो तो त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हमारा कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो लेस देन 90 हमें यहाँ पे मान देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, लेस देन 90 हमें मान देखने को मिलेगा, किसका, ट्रायंगल्स के एंगल का। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारा कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है। क्या याद रखना है कि न्यून कोण त्रिभुज जो आपका होता है तो इसके अंदर दो कोणों का योगफल जो आपका होगा हमेशा 90 से बड़ा हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो आप। ठीक है, आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, हम पढ़ के आए हैं कि इसमें जितने हमारे जो ये एंगल हैं, इन सब एंगल का जो मान होगा, जो वैल्यू होगी, वो आपकी कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। तो अब सारे ही एंगल हमारे लेस देन 90 है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ना। अब इसने क्या बोला कि आप किन्हीं दो एंगल्स का यहाँ पे क्या करो, सम करो। जैसे अगर मैं बोलूं एक हमारा एंगल ए हो गया, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं एक हमारा एंगल ए हो गया, एक एंगल हमारा बी हो गया, एक एंगल हमारा सी हो गया, तो अगर मैं बोलूं आपसे एंगल ए प्लस एंगल बी, आप इसको करो तो आप यहाँ पे देखोगे 60 प्लस 60, तो आपको कितना देखने को मिला, 120 आपको देखने को मिला। तो वो क्या बोलना चाह रहा है कि ये हमेशा आपका 90 से ज्यादा होगा, हमेशा आपको 90 से ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा आपको, हमेशा आपको 90 से ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट यहाँ पे देखो नोट नंबर 10 क्या बोलता है। वो ये बोल रहा है कि न्यून कोण त्रिभुज के अंदर, न्यून कोण त्रिभुज की अगर अपन बात कर रहे हैं तो न्यून कोण त्रिभुज के अंदर आपका क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर आपको यहाँ पे याद रखना है कि जैसे अगर मैं बोलूं कि ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, आप देखो यहाँ पे, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारा यहाँ पे त्रिभुज है, ये अपन ने यहाँ पे क्या बनाया, ये अपन ने यहाँ पे त्रिभुज बनाया। अब ये जो त्रिभुज आपने बनाया, इसमें अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं ये जो हमारी भुजा है ये हमारी ए हो गई है, ठीक है, ये हमारी बी हो गई है और ये हमारी सी हो गई है, तीन भुजाएं। तो इसके अंदर आपको क्या देखना है, इसके अंदर आपको देखना है कि अगर हम इनका क्या करने वाले हैं, जैसे अगर मैं सी का स्क्वायर यहाँ पे करूंगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर आपका हमेशा क्या होगा, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आपको कम मिलने वाला है। ठीक है, और ए बी सी आपकी यहाँ पे भुजाओं की लंबाई है और सी जो आपका रहेगा ये आपकी सबसे बड़ी भुजा है। सी आपकी क्या है, सी आपकी सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, कि जो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल आपका होगा, इसके अंदर आपका क्या होगा, जो सबसे बड़ी भुजा आपकी होगी, क्योंकि यहाँ पे भुजाएं आपकी इक्वल नहीं है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो ना, भुजाएं आपकी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका जो स्क्वायर आपका होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग से कम होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है। तो ये आपको न्यूनकोण त्रिभुज के अंदर ये चीज याद रखना है। ठीक है, ये नोट नंबर 10 आपको यहाँ पे याद, क्या रखना है, ये नोट नंबर 10 आपको यहाँ पर याद रखना है। अब जल्दी से आप यहाँ पे ये बताओ कि यहां तक अपन ने जो समझा है वो आप सभी को क्लियर है, वो आप सभी को क्लियर है। चलो,
तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल की अपन बात करते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल आप सभी लोग जानते हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब एक कोण आपको क्या देखने को मिले, 90 डिग्री देखने को मिले, ऐसा जो हमारा त्रिभुज होता है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है आपको जैसे पता है कि ट्रायंगल के अंदर जो आपके एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल जो बन रहे हैं उन सभी का योग 180 के बराबर होगा। तो एक नोट आपको याद रखना है कि ये जो आपका एंगल होगा, अन्य दो एंगल, ठीक है, 90 डिग्री वाले एंगल को छोड़ के अन्य दो एंगल आपके होंगे, मतलब कि एंगल आपका एक्स हो गया है, अपन ने यहाँ पे एक्स ले लिया ना, तो एक आपका एंगल एक्स हो गया है और आपका एंगल बाई हो गया है। ठीक है, कौन कौन सा हो गया आपका, एंगल आपका एक्स हो गया है और आपका एंगल बाई हो गया है। तो इन दोनों का योग जो रहेगा आपका 90 डिग्री के बराबर। तो समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर आपका क्या होता है, समकोण त्रिभुज के अंदर अन्य दो एंगल का जो आपका कुल होगा, मतलब कि सम जो आपका होगा वो आपका किसके बराबर होगा, वो 90 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर आपका होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो समकोण त्रिभुज के अंदर अन्य दो कोणों का योगफल आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आगे अपन बात करें तो ये आपको नेक्स्ट यहाँ पे नोट याद रखना है। क्या याद रखना है आपको कि इफ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल देन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। आप इस तरीके से भी इसको बोल सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल कि अगर दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो इस बेसिस पे भी अपन ने इसको क्या कर दिया, अपन ने इसको डिफाइन कर दिया कि भैया दो कोणों का योग जो है, दो कोणों का योग जो है वो हमारे तीसरे एंगल के बराबर है। क्या है, हमारे थर्ड एंगल के बराबर है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है आप देखो, जैसे अगर अपन राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये हमारा बन गया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं ये हमारा ए हो गया, ठीक है, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया, तो इसके अंदर क्या होगा, समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर जो बड़ी भुजा है उसका अगर अपन क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। और सी यहाँ पे क्या है आपकी, सबसे लंबी भुजा आपकी, ठीक है, सी आपका क्या है, आपका सी आपका ग्रेटेस्ट साइड आपका है। ये आपका क्या है, ये आपका ग्रेटेस्ट साइड आपका है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये है आपका ग्रेटेस्ट साइड। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से फॉर्म आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल मतलब कि अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज को आप क्या बोलोगे कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर कोई एक कोण जो है वो अगर अधिक कोण है तो ऐसा जो आपका त्रिभुज बनेगा वो आपका अधिक कोण त्रिभुज बनेगा या ऑब्ट्यूज एंगल्ड आपका बनेगा। ठीक है, अगर किसी एक एंगल का जो वैल्यू है अगर वो आपकी क्या है, आपकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, वो आपकी अधिक कोण है। अधिक कोण का मतलब क्या है, 90 से आपका ग्रेटर है, 180 से आपका कम है। ठीक है, तो वो आपका अधिक कोण की कैटेगरी में आ जाता है। इसकी कोण किस कैटेगरी में आ जाता है, अधिक कोण की कैटेगरी में आपका आ जाएगा। उसको आप क्या बोलोगे, आप उसको ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल आप बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको याद ये रखना है कि अगर
दो एंगल, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर सम ऑफ टू एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि ऑब्ट्यूस है जिसके अंदर एक एंगल जो आपका है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो बाकी दो एंगल जो आपके रहेंगे उनका जो योग होगा वो आपका क्या आने वाला है, वो तो भैया वैसे ही कम आने वाला है 90 डिग्री से। ठीक है, तो सम ऑफ टू एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री से आपका कम है तो ऐसा जो ट्रायंगल आपका कहलाता है उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज हम बोलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज के अंदर आपकी, जैसे अगर मैं बोलूं सबसे बड़ी भुजा सी है, तो अगर हम इसके अंदर भी सेम अप्लाई करें, मतलब कि एक तरीके से पाइथागोरस ही अपन अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा सी स्क्वायर होगा वो हमारा ज्यादा आएगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के अंदर आपकी कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पे सी जो आपका रहेगा ये आपका ग्रेटेस्ट साइड आपका रहेगा। क्या रहेगा आपका? आपका ग्रेटेस्ट साइड आपका रहेगा। अब अपन यहाँ पे त्रिभुज से या ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में अपन बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं हम, कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। जैसे पहली टर्म्स, यहां से क्वेश्चन आपके फॉर्म होते हैं। ठीक है, पहली टर्म जो हमारी है वो है हमारी मीडियन। मीडियन को हम हिंदी में माध्यिका बोलते हैं, और माध्यिका हमारी क्या होती है आप इस चीज को समझना। ठीक है, आप इस चीज को समझना कि माध्यिका हमारी क्या होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल को बना लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक ट्रायंगल यहाँ पे बन चुका है। अब क्या बोला गया है कि त्रिभुज का जो शीर्ष आपका है, त्रिभुज का शीर्ष जो आपका है, तो शीर्ष का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जहां पे त्रिभुज की दो साइड आके मिलती हैं वो आपका वर्टेक्स पॉइंट हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, वर्टेक्स पॉइंट हो जाता है। वो हिंदी में इसी को आप क्या बोलते हो, शीर्ष बोलते हो। ठीक है, हिंदी में आप इसी को क्या बोलते हो, इसी को आप शीर्ष बोलते हो। ठीक है, तो ये आपका शीर्ष हो गया। ठीक है, तो अब आप समझना कि आपका जो शीर्ष है, इस शीर्ष से आप एक लाइन बनाते हो जो कि इसकी जस्ट अपोजिट आपकी जो साइड होगी, ठीक है, उसके मिड पॉइंट पर आके क्या होगी, उसके मिड पॉइंट पर आके, उसके मिड पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी, आपकी कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी कनेक्ट। तो ये जो लाइन आपकी है ना, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी मीडियन हो गई। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप मीडियन बोलोगे, ये आपका मीडियन हो। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप मीडियन बोलोगे। मीडियन मतलब कि माध्यिका आप इसको। ठीक है, अब एक त्रिभुज के अंदर आपकी कितनी मीडियन हो सकती हैं, तो आपकी 3 मीडियन होंगी। कितनी मीडियन होंगी भाई, 3 मीडियन होंगी। कितनी मीडियन हो जाएंगी आपकी, 3 मीडियन आपकी। ठीक है, क्या हो जाएंगी आपकी, 3 मीडियन आपकी हो जाएंगी। ये तीनों आपके यहाँ पे शीर्ष पॉइंट आपके हो गए। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, इस अपोजिट लाइन का मिड हो गया, ये भी आपका मिड हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, इसको इस तरीके से हिंदी में अगर आप डिफाइन करोगे तो आप क्या बोलोगे, त्रिभुज के शीर्ष और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु। ठीक है, त्रिभुज का शीर्ष और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जो रेखा क्या कर रही है आपकी, मतलब मिलाने वाली जो रेखा आपकी है, उसको आप मीडियन बोलते हो या फिर माध्यिका बोलते हो। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन की बात कि माध्यिका हम किस चीज को बोल रहे हैं या मीडियन हम किस चीज को बोल रहे हैं। आगे आप समझो यहाँ पे, जैसे अभी अपन ने मीडियन की बात की है, तो यही अपन ने बात की है, क्या बात की है अपन ने, कि जो हमारा वर्टेक्स पॉइंट है और जो हमारा इसके अपोजिट या सामने वाली जो हमारी भुजा है या साइड है, उसका जो मिड पॉइंट है, उसको कनेक्ट करने वाली जो लाइन हमारी होती है वो हमारी मीडियन कहलाती है। तो मीडियन जब आप खींचोगे ना, तो यहां से देखना क्वेश्चन बनता है, जब मीडियन आप खींचोगे ना तो आपको ये जो पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, ये क्या करेगी मीडियन, ये जो सामने वाली भुजा है इसको दो पार्ट में बांट, क्या करेगी, दो पार्ट में बांट देगी। और ये दोनों पार्ट आपस में कैसे होंगे आपके,
ये दोनों पार्ट आपके आपस में इक्वल होंगे। कैसे होंगे? ये दोनों पार्ट आपके यहाँ पर इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो भैया, बीडी जो हमारा होगा वो हमारा डीसी के बराबर होगा, और एडी जो हमारा होगा, एडी हमारी यहाँ पर मीडियन है। ठीक है, एडी हमारी क्या होगी? एडी हमारी मीडियन होगी, और बीडी और डीसी हमारा जो है वो हमारा आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो मतलब मीडियन जो आपका है वो आपका क्या करता है, इस साइड जो रहती है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर, क्या करता है? दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्लियर यहां तक? चलो अगला पॉइंट अपन यहां पे बात करते हैं। जैसे मीडियन की अपन बात कर रहे हैं, तो मीडियन तो आपकी हर टाइप के ट्रायंगल के अंदर आप खींचोगे, लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो आपकी मीडियन होंगी, कितनी मीडियन होंगी? तीन मीडियन होंगे। तो तीनों ही मीडियन की जो लेंथ आपकी होगी वो लेंथ आपकी क्या होगी? समान होगी। तो नेक्स्ट जो 16 नंबर का नोट है ये यही बता रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल द थ्री मीडियन आर इक्वल इन लेंथ। तीनों ही मीडियन जो होंगी वो आपकी क्या होंगी? तीनों ही मीडियन आपकी इक्वल होंगी। क्या होंगी? तीनों ही मीडियन आपकी इक्वल होंगी। ठीक है, मतलब इनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल आपकी होगी। अब एक और चीज आपको याद रखना है कि जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, मतलब आइसोस्केल ट्रायंगल हमारा जो होता है, तो अब इसके अंदर आपको पता है कि हमारे दो एंगल जो होते हैं वो दो एंगल हमारे इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? दो एंगल हमारे इक्वल होते हैं। तो जो इक्वल एंगल हैं उन इक्वल एंगल से आपने क्या किया? आपने इनके शीर्ष से आपने माध्यिका को खींचा है, मतलब मीडियन को ड्रॉ किया है, तो इनकी लेंथ आपकी बराबर हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर हो गई हैं, दो कोण बराबर हो गए हैं, दो माध्यिकाओं या दो मीडियन की जो लेंथ आपकी होगी वो भी आपकी समान होगी, लेकिन ये जो मीडियन आपकी है ये उन दो समान कोणों से खींची गई हो। ठीक है, तो दो समान कोणों से अगर आपकी मीडियन खींची गई होगी तो उन दोनों ही मीडियन की जो लेंथ होगी वो लेंथ आपकी कैसी होगी? वो लेंथ आपकी बराबर होगी। क्या होगी? वो लेंथ आपकी यहां पर बराबर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप नेक्स्ट यहां पे समझो, नेक्स्ट नोट जो हमारा है कि आइसोस्केल ट्रायंगल जो है इसके अंदर जो हम मीडियन को ड्रॉ करते हैं, अगर अनइक्वल एंगल से हमने मीडियन को खींचा है, ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो हमारा असमान कोण है उसके शीर्ष से हम अगर विपरीत भुजा पर माध्यिका को खींचते हैं, तो विपरीत भुजा पर याद रखना वो माध्यिका क्या होती है? लंब भी होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, आप देखो 40 40 और यहां से ये खींचा है, तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे ये आपका लंब हो गया। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है अनइक्वल एंगल इज परपेंडिकुलर टू द साइड। वो साइड पर क्या होगा? लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? आप ये बोल सकते हो कि भैया एडी जो हमारा है, एक्चुअल में तो आप एडी क्या बोल रहे हो? एडी आपका मीडियन है। एडी आपका क्या है? एडी आपका मीडियन है। ठीक है, एडी आपका क्या है? एडी आपका मीडियन है। लेकिन आप ये जो एंगल है ये आपका कैसा एंगल हो गया? ये आपका अनइक्वल एंगल हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका अनइक्वल एंगल हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि एडी जो आपका है, एडी आपका यहाँ पे लंब होगा किसके ऊपर? बीसी पर। ठीक है, एडी आपका क्या होगा? एडी आपका लंब होगा बीसी पर। आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एडी आपका क्या होगा? एडी आपका लंब होगा बीसी पर। ठीक है, रहेगा याद? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब अगले नोट पे आते हैं, सॉरी। अगला नोट हमारा क्या है कि जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर या आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर जो हमने मीडियन को यहाँ पे क्या किया है? ड्रॉ किया है। याद रखना कौन सी मीडियन को? अनइक्वल एंगल के साइड से हमने मीडियन को ड्रॉ किया है। कहां से ड्रॉ किया है? ये हमारा अनइक्वल एंगल है।
ये हमारा कैसा एंगल है? ये हमारा अनइक्वल एंगल हमारा है, ठीक है। तो जब हम अनइक्वल एंगल से क्या करते हैं, अनइक्वल एंगल से अपोजिट जो हमारी साइड होती है उस पे जब हम मीडियन को ड्रॉ करते हैं, तो याद रखना जो माध्यिका आपकी होती है यह है, यह क्या करेगी, ये जो शीर्ष कोण आपका होगा, जो शीर्ष कोण आपका होगा, इस शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में क्या कर देगी, यहाँ पे समद्विभाजित कर देगी। मतलब कि हमारा जो एंगल, जो एंगल हमारा बी ए डी बनेगा, वो हमारा क्या होगा, जो एंगल हमारा बी ए डी बनेगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा एंगल डी ए सी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, वो एंगल हमारा जो है वो डी ए सी के बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं, न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, ये सारे पॉइंट आप याद रखना भाई। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब मैं बोलूंगा देखो यहाँ पे ऐसा किया तो ये आंसर निकल के आ गया, तो उस जगह पे आपको ये चीज याद रखना है, ये याद रखना है आपको पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा विषम बाहु त्रिभुज होता है, इसके अंदर जो तीनों माध्यिकाएं आपकी होंगी, इन सभी माध्यिकाओं की जो लंबाई आपकी होगी वो लंबाई आपकी असमान रहने वाली है, क्योंकि जब तीनों भुजाएं हमारी असमान है, अनइक्वल हैं, तो मीडियन भी हमारी अनइक्वल रहेंगी। क्या रहेंगी, मीडियन भी हमारी अनइक्वल यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। अब याद रखना आप, नेक्स्ट हमारा जो नोट है वो हमारा है, इन एनी ट्रायंगल मीडियम मीडियन लाई ऑलवेज इनसाइड ऑफ ट्रायंगल। याद रखना मीडियन हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगी, कभी बाहर ड्रॉ मत कर देना तुम, ठीक है। फिर तुम सोचो कि मैं एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, बोल दूंगा कि बाहर की साइड जो हमारी है हमारी मीडियन है, नहीं, मीडियन चाहे कोई सा भी ट्रायंगल आपका हो, मीडियन हमेशा आपकी ट्रायंगल के अंदर लाई करेगी। मीडियन मतलब माध्यिका हमेशा आपकी त्रिभुज के अंदर होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट आपका है वो आपका ये है कि द थ्री मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉनकरेंट। कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है, एक बिंदुगामी। इसका मतलब ये है कि दैट मींस दे हैव अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इनके अंदर आपको एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, अभी मैंने जो तीनों आपको यहाँ पे माध्यिकाएं ड्रॉ करके बताई थी, इसके अंदर आप यहाँ पे देखो कि ये आपकी मीडियन हो गई, एक ये मीडियन आपकी हो गई, एक ये मीडियन आपकी हो गई, मतलब ये तीनों ही मीडियन आपकी एक सिंगल पॉइंट से, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन नहीं रहा है यहाँ पे, नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप याद रख लेना इसको, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि भैया तीनों माध्यिकाएं जो आपकी हैं वो आपकी क्या रहेंगी, या तीनों मीडियन जो आपकी रहेंगी वो आपकी क्या रहेंगी, आपकी एक बिंदुगामी रहेंगी। एक बिंदुगामी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक बिंदुगामी का मतलब है कि हमारी तीनों ही मीडियन जो होंगी वो हमारी कॉनकरेंट, क्या होंगी, वो हमारी कॉनकरेंट यहाँ पर होंगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा यहाँ पर नोट है कि समकोण त्रिभुज जो होता है, तो समकोण वाला जो शीर्ष आपका होगा, इससे आप क्या करोगे, जो आपका हाइपोटेंशियो आपका होता है या कर्ण आप जिसको बोलते हो, उसके ऊपर जो आप माध्यिका खींचोगे, ठीक है, या मीडियन को खींचोगे, वो हमेशा आपकी क्या होगी, जो कर्ण आपका होगा उसके आधे के बराबर होगी, ठीक है। डायग्राम से आप इस चीज को समझना, जैसे ये आपका है डायग्राम, इसके अंदर आप अगर चीज को समझोगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। इस नोट में ये बोला है कि ये जो आपका समकोण है, ये आपका क्या है, ये आपका जो समकोण आपका है, इससे आपने क्या किया, इस समकोण से आपने जो सामने आपकी भुजा है, अब सामने वाली जो भुजा आपकी है, इस भुजा पर आपने खींची माध्यिका। अच्छा, ये जो भुजा आपकी होगी, ये आपकी भुजा जो है वो आपकी कर्ण हो गई है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो बीडी आपका है, इस बीडी की जो लेंथ आपकी आने वाली है, तो वो बीडी आपका किसके बराबर होगा? वो बीडी आपका बराबर होगा इस कर्ण के हाफ के बराबर। ठीक है, 1/2 ऑफ AC, इसके बराबर आपका, इसके बराबर होगा 1/2 ऑफ AC के बराबर होगा। ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, इससे क्वेश्चन बनता है आपका, क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, और हमारी जो एग्जाम है उसके अंदर आया हुआ भी है। तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हम जब कल आगे पढ़ेंगे तो कल हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, तो भैया ये आपको यहाँ पे याद होना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप यहाँ पे समझना, अथवा आप और यहाँ पे क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि त्रिभुज में माध्यिका जो होती है अपनी संगत भुजा की आधी होती है, तो त्रिभुज आपका समकोण होगा और माध्यिका कर्ण पर खींची गई होगी। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट आपका लिखा है इसके बेसिस पे ही आपने राइट एंगल ट्रायंगल जो आपका है उसकी डेफिनेशन आपने बता दी है कि इफ मीडियन इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड देन ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल ट्रायंगल। आपका जो ट्रायंगल होगा वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल आपका होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट हमारा नोट था। ठीक है, ये लास्ट हमारा पॉइंट था। इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे जो हमने आज समझा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन को अपन देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे फॉर्म होगा, और इसके आगे का मतलब कि ट्रायंगल से रिलेटेड जो टर्म्स आपकी हैं इस टॉपिक को अपन आगे पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, क्लास ओवर।